हाय। इस वीडियो के अंदर हम रूल 97 से लेकर रूल 106 ऑफ सीपीसी 1908 को समझेंगे। इससे पहले हमने इस ऑर्डर 21 के अंदर सारे के सारे जो रूल्स हैं, इससे पहले के रूल 96 तक हमने सारे रूल्स समझ लिए हैं, तो आप उनको प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। और जो ऑर्डर है सारे जो सीपीसी के, उसको भी हमने कवर कर रखा है, तो आप सीपीसी की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सीपीसी से रिलेटेड सारे ऑर्डर्स भी मिल जाएंगे और आपने सब्सटेंटिव पार्ट जो है सीपीसी का वो भी कवर कर रखा है, तो आप उन सबको देख सकते हैं। तो अब ये जो वीडियो है इसके अंदर हम सिर्फ रूल 97 से लेके रूल 106 ऑफ ऑर्डर 21 सीपीसी 1908 को देखेंगे, जो किस बारे में बात करता है, जो रेजिस्टेंस टू डिलीवरी ऑफ पोजीशन के बारे में बात करता है, किसके द्वारा, टू डिक्री होल्डर और परचेजर के बारे में। इसके लिए जो रेलेवेंट सब्सटैंटिव पार्ट है, जो मतलब सब्सटैंटिव सेक्शन है, वो सेक्शन 75 के अंदर है। उसको हमने उस वीडियो के अंदर देखा हुआ है जिसके अंदर हम सेक्शन को पढ़ा हुआ है। अब हम सिर्फ इसके अंदर रूल को देखते हैं। उसके अंदर सिर्फ इतना ही बता रखा है कि अगर कोई रेजिस्टेंस करता है, अगर कोई रोकता है डिलीवरी को किससे, परचेजर या डिक्री होल्डर को मिलने से, तो उसके अंदर क्या होगा। तो उसके अंदर अब इसके अंदर हम रूल 97 से पढ़ते हैं और समझते हैं कि रूल 97 से इसके अंदर क्या दिया गया है। रूल 97 बोलता है रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, की कोई व्यक्ति जब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी पोजीशन के लिए रेजिस्टेंस करता है, जो डिक्री होल्डर या फिर परचेजर है उसके लिए, तो क्या होता है। वेयर द होल्डर ऑफ अ डिक्री फॉर द पोजीशन ऑफ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, की कोई व्यक्ति जिसके पास किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेने के लिए डिक्री है, उसकी पोजीशन लेने के लिए, और द परचेजर या फिर वो परचेजर है, और एनी सच प्रॉपर्टी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इज रेजिस्टर्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एनी पर्सन इन ऑब्टेनिंग पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, और उसका जो पोजीशन है उसको लेने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन की जाती है किसी पर्सन के द्वारा, he may make an application to the court complaining of such resistance और obstruction। तो जो व्यक्ति जिसके पास वो डिग्री है, वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा सकता है उस रेजिस्टेंस के लिए कि या उस ऑब्जेक्शन के लिए जो कि उसके पोजीशन लेने के लिए किया जा रहा है। Where an application is made under sub rule 1, तो जब ये एप्लीकेशन लगाई जाएगी सब रूल 1 के अंदर, the court shall proceed to educate upon the application in accordance with the provisions herein contained। तो फिर कोर्ट जो है उसके ऊपर एजुकेट करेगा, उसके ऊपर अपना ऑर्डर देगा इन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। फिर अब रूल 97 के अंदर हमने एप्लीकेशन लगाई, रूल 98 के अंदर कोर्ट ऑर्डर करता है, ऑर्डर आफ्टर एजुकेशन, कि अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चंस रेफर्ड टू इन रूल 101। रूल 101 अभी हम देखेंगे, उसके अंदर जो क्वेश्चंस है उनको देखा जाता है कि क्या किसके पास टाइटल है, क्या क्या चीजें, उन सबको देख के उन सबको डिसाइड करने के बाद कोर्ट क्या ऑर्डर करता है। द कोर्ट शैल इन अकॉर्डेंस विद सच डिटर्मिनेशन एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 2, जो इसका रूल 19 का सब रूल 2 है उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट क्या ऑर्डर करता है, 98 का जो सब रूल 2 है उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट क्या ऑर्डर करता है, मेक एन ऑर्डर allowing the application and directing that the applicant to be put into possession of the property or dismissing the application। की वो क्या ऑर्डर कर सकता है कि भाई जो उसने एप्लीकेशन लगाई थी रूल 97 के अंदर उसको अलाउ कर देगा और उसको पोजीशन दिला देगा, या फिर क्या ऑर्डर कर सकता है कि जो उसने एप्लीकेशन लगाई थी उसको डिसअलाउ कर देगा। पास सच अदर ऑर्डर एज इन सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इट में डीम फिट, और उसके अलावा भी अगर उसको कोई ऑर्डर ठीक लगता है कोर्ट को कि मुझे ये ऑर्डर कर देना चाहिए, तो कोर्ट वह ऑर्डर भी कर सकता है। फिर जो रूल 98 इसका सब रूल 2 क्या बोलता है, whereupon such determination the court is satisfied that the resistance or obstruction was occasioned without any just cause by the judgment debtor, की अगर कोर्ट को ये चीज मिलती है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन किया गया था बिना किसी जस्ट कॉज के किया गया था जजमेंट डेटर द्वारा, और बाय सम अदर पर्सन या फिर किसी और पर्सन के द्वारा, एट हिज इंस्टिगेशन और इन हिज बिहाफ, और बाय एनी ट्रांसफरी वेयर सच ट्रांसफर वाज मेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, या फिर किसी ट्रांसफरी के द्वारा किया गया जो उसको जब पेंडेंट लाइटे था सूट उस दौरान मिला था वो प्रॉपर्टी of the property, and where the applicant is still resisted or obstructed in obtaining possession। कोर्ट ने उसको ऑर्डर कर दिया कि इसकी पोजीशन जो है उस डिक्री होल्डर को दे दो या फिर जो परचेजर है उसको दे दो, उसके बाद भी उसको ऑब्स्ट्रक्शन की जा रही है। द कोर्ट में आल्सो इन द इंस्टांस ऑफ द एप्लीकेंट ऑर्डर द जजमेंट डेटर, तो कोर्ट जो है जजमेंट डेटर के कहने पे या फिर परचेजर के कहने पे टू बी डिटेन इन द सिविल प्रिजन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो डिक्री होल्डर है उसके कहने पे जब वो एप्लीकेशन लगाएगा तो कोर्ट जो है वो जजमेंट डेटर या फिर उसके कहने पे जो भी व्यक्ति उस पोजीशन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उस डिक्री होल्डर को या फिर परचेजर को, वो उसका पोजीशन नहीं मिलने दे रहा, तो कोर्ट जो है उसको सिविल प्रिजन के अंदर डाल सकता है। और कितने दिन के लिए सिविल प्रिजन में डालेगा, जो कि 30 दिन तक डाल सकता है, 30 दिन से ज्यादा उसको सिविल प्रिजन के अंदर नहीं डालेगा। फिर उसके बाद रूल 99 के ऊपर आते हैं, डिस्पोजिशन बाय डिक्री होल्डर और परचेसर। अब यहाँ पे क्या था कि किसका डिस्पोजिशन किया जा रहा था, मतलब किसका डिस्पोजिशन किया जा रहा था, जजमेंट डेटर जो था वो रोक रहा था उसको पोजीशन मिलने से, जो डिक्री होल्डर है परचेसर है, लेकिन यहाँ परचेजर है।
जो यहाँ पे क्या है कि जो डिक्री होल्डर या परचेजर है वो डिस्पोजिशन कर रहा है किसी और व्यक्ति का जजमेंट डेटर के अलावा। तो वेयर एनी पर्सन अदर देन द जजमेंट डेटर इज डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, की अगर कोई और व्यक्ति जो कि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर पोजीशन लेके बैठा हुआ है, मान लीजिए कोई टेनेंट है, उसको अगर जजमेंट डेटर या परचेजर उसको उस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर रहे हैं by the holder of the decree over the possession of such property, or where such property has been sold in execution of the decree by the purchaser thereof, he may make an application to the court complaining of such disposition। तो वह व्यक्ति जो भी उस प्रॉपर्टी के पोजीशन के अंदर था वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा सकता है, कंप्लेंट कर सकता है कि मेरे को इस प्रॉपर्टी के पोजीशन पे से हटाया जा रहा है। तो कोर्ट क्या करेगा, वेयर एनी सच एप्लीकेशन इज मेड द कोर्ट शैल प्रोसीड टू एजुकेट अपॉन द एप्लीकेशन। तो कोर्ट जो है उस एप्लीकेशन के ऊपर एजुकेशन करेगा इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन देयरिन कंटेंट, जो भी प्रोविजन है उनके हिसाब से कि भाई ये पोजीशन इसको वापस दे दिया जाए या फिर ये पोजीशन नहीं मिलना चाहिए। तो कोर्ट वो जो भी उसको ठीक लगेगा उस हिसाब से ऑर्डर करेगा। फिर रूल 100 के अंदर बोलता है ऑर्डर टू बी पास्ड अपॉन एप्लीकेशन कंप्लेनिंग ऑफ डिस्पोजिशन अपॉन द डिटरमिनेशन ऑफ द क्वेश्चन रेफर्ड इन। अब 101 के अंदर जो भी क्वेश्चन थे रूल के अंदर उनको डिटरमाइन करने के बाद in accordance with such determination make an order allowing the application and directing that the applicant be put into possession of the property or dismissing the application। ये जो भी रूल 99 के अंदर एप्लीकेशन लगाई तो उसके अंदर 100 के अंदर जैसे रूल 98 के अंदर ऑर्डर किया जाता है, ऐसे यहाँ पे रूल 100 के अंदर ऑर्डर किया जा रहा है कि उसको वापस प्रॉपर्टी के अंदर पोजीशन दे दिया जाए या फिर उसकी जो एप्लीकेशन है उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, या फिर कोर्ट को अगर कोई और ऑर्डर ठीक लगता है तो कोर्ट कोई और ऑर्डर भी कर सकता है। अब आता है रूल 101 जो क्वेश्चंस डिटरमाइन करने हैं। जब हम रूल 98 पढ़ते हैं या फिर रूल 100 पढ़ते हैं तो जो क्वेश्चंस बोलता है 101 के वो कौन से क्वेश्चंस डिटरमाइन होते हैं, ऑल क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चन रिलेटिंग टू राइट टाइटल और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। सारे के सारे क्वेश्चंस जिसके अंदर जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड जो इसके अंदर इंटरेस्ट है, टाइटल है, कोई भी क्वेश्चंस उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो सारे डिसाइड होते हैं अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू अ प्रोसीडिंग ऑन एप्लीकेशन अंडर रूल 97 या 99। जो रूल 97 या 99 के अंदर जब एप्लीकेशन लगती है उस वक्त जो भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो सारे डिटरमाइन होते हैं और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रेलेवेंट टू द एजुकेशन ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब वो क्वेश्चंस जो कि उस एप्लीकेशन को एजुकेट करने के लिए जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस है उन सबको डिटरमाइन किया जाता है। शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट डीलिंग विद द एप्लीकेशन एंड नॉट बाय अ सेपरेट सूट। उसके लिए कोई सेपरेट सूट फाइल नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है अब कोर्ट ये बोलेगी ये पार्टी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन उसके ऊपर कोई सेपरेट सूट किया जाए तो ऐसा नहीं होगा। उसको उसी सूट के अंदर कोर्ट एजुकेट करेगा, उसको डिटरमाइन करेगा। एंड फॉर दिस पर्पस द कोर्ट शैल नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग टू कॉन्ट्री कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स बी डीम्ड टू हैव जुरिसडिक्शन टू डिसाइड सच क्वेश्चंस। तो कोर्ट के पास उसकी जुरिसडिक्शन होगी कि वो उन क्वेश्चंस को डिटरमाइन कर सकता है। अब रूल 102 के ऊपर आते हैं, रूल्स नॉट एप्लीकेबल टू ट्रांसफरी पेंडेंट लाइटी। ये जो रूल्स हैं जो हमने रूल्स पढ़े हैं ये पेंडेंट लाइटी अगर कोई सूट है तो उसके अंदर जो ट्रांसफरी होता है उसके ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते। Nothing in Rule 98 and 100 shall apply to resistance or obstruction in execution of a decree for the possession of immovable property by a person to whom the judgment debtor has transferred the property। जिसको भी judgment debtor ने property transfer की है आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, कि जब सूट चल रहा है सूट चलने के दौरान जजमेंट डेटर ने क्या किया, वो जो प्रॉपर्टी थी जो भी डिस्प्यूट के अंदर उसको किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जिसको ट्रांसफर ही बोला जाएगा। इन विच द डिक्री वाज पास और टू द डिस्पोजिशन ऑफ एनी सच पर्सन। तो उसके ऊपर रूल 99 और रूल 100 जो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऐसे तो क्योंकि फिर जो जजमेंट लेटर वो यही करेगा कि किसी तीसरे पर्सन को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा, फिर जब बाद में वो उसका पोजीशन लेने की बाजी आएगी तो रूल 99 और रूल 100 लगा के फिर उसको पोजीशन नहीं मिलेगा जो डिक्री होल्डर या फिर परचेजर होगा। तो इसलिए अगर ऐसा कोई पेंडेंट लाइटी किसी को सूट ट्रांसफर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है तो उसके ऊपर रूल 99 और रूल 100 एप्लीकेबल नहीं होता। फिर रूल 103 बोलता है ऑर्डर टू बी ट्रीटेड एज डिक्री, कि जो भी ऑर्डर होते हैं इसके अंदर जो भी हमें पीछे रूल्स पढ़े उसको हम डिक्री की तरह ट्रीट करते हैं। फिर एनी एप्लीकेशन हैज बीन एजुकेटेड अपॉन द रूल 89, 98 और रूल 100 द ऑर्डर मेड देयरऑन शैल हैव द सेम फोर्स एंड द सब्जेक्ट टू द सेम कंडीशन एज टू एन अपील और अदरवाइज एज इट वर अ डिक्री। तो उसके ऊपर सारी चीजें सेम एप्लीकेबल होती है, जैसे डिक्री के ऊपर होती है तो उसके अगेंस्ट आप अपील के अंदर जा सकते हैं, तो सारे प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं जैसे डिक्री के ऊपर होते हैं। फिर रूल 104 क्या बोलता है, ऑर्डर अंडर रूल 101 और रूल 103 टू बी सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ पेंडिंग सूट, की जो ऑर्डर रूल 101 या रूल 103 के अंदर किया जाता है वो किसके सब्जेक्ट में किया जाता है, ऑफ पेंडिंग सूट के सब्जेक्ट में किया जाता है। मतलब एवरी ऑर्डर मेड अंडर रूल 101 और रूल 100 शैल बी सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ एनी सूट दैट मे बी पेंडिंग, की जो रूल 101 या रूल 103 के अंदर कोई भी अगर ऑर्डर किया जा रहा है तो उसको ध्यान में रखा जाएगा कि अगर कोई पेंडिंग सूट तो नहीं है और पेंडिंग ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग, की जिस दिन प्रोसीडिंग कमेंस हुई उस वक्त, in which such order is made. Even such suit party against whom an order under rule 101 or rule 103 is made by sought to be established as right which he claims to be present in the possession of the property. फिर उसके बाद हम आते हैं रूल 105 के ऊपर हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन। अब जो एप्लीकेशन लगाई गई इनके द्वारा उनको किस तरीके से सुना जाएगा जो पार्टीज ने एप्लीकेशन लगाई है। The court before which an application under any of the foregoing rules of this order is pending, कि भाई जो कोई भी एप्लीकेशन जो हमने सारे रूल्स
पढ़े, इसके अंदर अगर कोई भी एप्लीकेशन लगाई गई है तो उसको मे फिक्स द डे ऑफ द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन, तो कोर्ट क्या करेगा, एक डे फिक्स करेगा जिस दिन उस एप्लीकेशन को सुना जाएगा। फिर उसके बाद वेयर द डे इज फिक्स्ड ऑन द अदर डे टू व्हिच द हियरिंग में बी एडजॉर्न्ड बाय द एप्लीकेंट डज नॉट अपीयर, कि जिस दिन भी वो डे लगाया गया है या फिर जिस दिन भी वो हियरिंग एडजॉर्न हुई है तो उस दिन जो व्यक्ति है वो अपीयर नहीं होता ऑन फॉर हियरिंग, द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड, तो जो एप्लीकेंट है अगर वो अपीयर नहीं होता तो एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया जाएगा। जैसे हम सिंपल सूट जब फाइल करते हैं उसके अंदर अगर एप्लीकेंट अपीयर नहीं होता, जिसने प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता तो सूट को डिसमिस कर दिया जाता है, ऐसे यहाँ पे अगर एप्लीकेंट अपीयर नहीं होता तो जो एप्लीकेशन होती है उसको डिसमिस कर दिया जाता है। वेयर द एप्लीकेंट पर्सन अपीयर्स, लेकिन जो एप्लीकेंट पर्सन है वो तो अपीयर होता है लेकिन अपोजिट पार्टी अपीयर नहीं होती, whom the notice has been issued by the court does not appear, the court may hear the application ex parte and pass such order as think fit, तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को ex parte की तरह सुनेगा और जो भी उसको ठीक लगेगा उसके हिसाब से वो ऑर्डर कर देगा। जैसे वहां पे डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता सिंपल सूट के अंदर तो फिर उसको ex parte करके सुना जाता है, ऐसी तरीके से यहाँ पे अगर अपोजिट पार्टी अपीयर नहीं होती तो उसको ex parte करके तरह सुना जाता है। फिर रूल 106 कहते हैं जो कि ऑर्डर 21 का आखिरी रूल है, इसके अंदर क्या बोलता है, सेटिंग असाइड ऑर्डर पास एक्स पार्टी, कि अगर कोई ऑर्डर जो है एक्स पार्टी पास किया गया है तो उसको सेट असाइड कर दिया जाता है। कब, द एप्लीकेंट अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर इज मेड अंडर सब रूल 2 ऑफ रूल 105, कि अगर किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट सब रूल 2 के हिसाब से अगर कोई ऑर्डर किया जाता है 105 के और द अपोजिट पार्टी अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर इज पास एक्स पार्टी अंडर सब रूल 3 ऑफ रूल 105 की, या तो इस पर्सन के अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर के थ्रू जो रूल 105 का सब रूल 3 अभी हमने पढ़ा उस तरीके से कोई ऑर्डर पास होता है, या फिर रूल 105 के सब रूल 2 जिसके अंदर वो जो पार्टी है वो अपीयर नहीं होती, एप्लीकेंट जो है वो अपीयर नहीं होता तो सूट को डिसमिस कर दिया जाता है। ऐसे केस के अंदर और अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 23 में अप्लाई टू द कोर्ट टू सेट असाइड द ऑर्डर, तो वह व्यक्ति उसको सेट असाइड करने के लिए कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकता है। एंड इफ ही सेटिस्फाई द कोर्ट, अगर कोर्ट उसकी बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि that the decree was sufficient, that there was sufficient cause for non appearance, कि उसके पास एक sufficient reason था कि वो क्यों उस दिन जिस दिन कोर्ट के अंदर आना था वो कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं हो पाया, when the application was called for hearing the court shall set aside the order, तो कोर्ट क्या करेगा, जो भी उसने ऑर्डर कर रखा था जैसे डिसमिस का ऑर्डर कर रखा था या फिर एक्स पार्टी अगर कोई ऑर्डर कर दिया तो उस ऑर्डर को कोर्ट सेट असाइड कर देगा और अदरवाइज एट थिंग्स फिट एंड शैल अपॉइंट अ डे फॉर द फर्दर हियरिंग, फिर उसकी जो प्रोसीडिंग है फिर वो आगे बढ़ेगी, फिर उसके लिए आगे अगला डे फिक्स कर देगा, जैसे डेट मिलती है कोर्ट की वैसे एक डेट मिलेगी, उसके ऊपर फिर आगे प्रोसीडिंग्स चलेंगी। नो ऑर्डर शैल बी मेड ऑन एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1 अनलेस नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन हैज बीन सर्व्ड ऑन द अदर पार्टी, की कोई भी सेट असाइड का ऑर्डर कोर्ट नहीं करेगा जब तक कि जो अपोजिट पार्टी या फिर दूसरी पार्टी है उसको इसका नोटिस नहीं मिल जाता। An application under sub rule 1 shall be made within 30 days from the date of the order, जैसे अगर एक्स पार्टी ऑर्डर का कोई ऑर्डर हुआ है या फिर जो डिसमिस का ऑर्डर हुआ है तो फिर उसके विदिन 30 डेज ये एप्लीकेशन लगानी होगी रूल 106 के सब रूल 1 की। और where the case the ex party order the notice would not duly served within 30 days from the date when the applicant had knowledge of the order, तो ये हमने रूल 106 को समझा। तो इस तरीके से हमने जो सारे रूल्स हैं ऑर्डर 21 के उनको कंप्लीट कर लिया, इस तरीके से हमारा ऑर्डर 21 में पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। इससे पहले वाले जो सारे रूल्स हैं वो हमने पहले वीडियोस के अंदर कवर कर रखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं। अब हमारे जो इसके अंदर ऑर्डर 21 है इसके अंदर सारे खत्म हो गए और सीपीसी के बाकी ऑर्डर्स भी जो है हमने कवर कर रखे हैं, तो इस हिसाब से हमारा जो सीपीसी है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है।